ट्रंप जब से सत्ता में आया है तब से दुनिया थोड़ी और गोल हो गई है। उसने जहां तहां बम मार के सब चिकना कर डाला है। Lethal, most complex and most precise aerial operation in history. ले बम ले मिसाइल। अभी एक तीसरा देश अचानक सामने आता है। यह है पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो खुद की कारनामियों की वजह से और जिसकी भूमिका अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमेशा क्वेश्चन मार्क की तरह रही। आखिर पाकिस्तान इसके लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छिपा है, या आखिर पाकिस्तान बीच में क्यों कूद रहा है? ट्रंप जब से सत्ता में आया है तब से दुनिया थोड़ी और गोल हो गई है। उसने जहां तहां बम मार के सब चिकना कर डाला है। दुनिया की राजनीति अक्सर शतरंज की तरह चलती है, जहां हर चाल सीधी दिखती है लेकिन असली खेल उसके पीछे छिपा होता है, यानी खेलने वाले के दिमाग में। Lethal, most complex and most precise aerial operation in history. अमेरिका और ईरान का रिश्ता भी हमेशा से ऐसे ही रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंड, अविश्वास और टकराव से भरा हुआ। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ ये नहीं रही कि लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो ही गई। ले बम ले मिसाइल। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने आसपास के सभी ऑयल रिच देशों को ठोकना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में हलचल मच गया। तेल के दाम से लेकर वैश्विक बाजार तक हर चीज इस टकराव की गर्मी महसूस करने लगी। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच जब दुनिया ये सोच रही थी कि अगला कदम क्या होगा, युद्ध और बढ़ेगा या कोई रास्ता निकलेगा, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। भाई कोई तो इस ट्रंप से बात करो, रोको इसको। तभी एक तीसरा देश अचानक सामने आता है। वो पूरी दुनिया से कहता है कि रुको भाई रुको, मैं करूंगा बात, मैं बनूंगा मीडिएटर। और यहीं पर चीजें अचानक एक अलग मोड़ ले लेती, क्योंकि ये कोई ऐसा देश नहीं है जिसे दुनिया आमतौर पर शांति दूत के रूप में देखती। ये है पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो खुद की कारस्तानियों की वजह से कई अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा है, और जिसकी भूमिका अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमेशा क्वेश्चन मार्क की तरह रही है। ऐसे में जब वही पाकिस्तान आगे आकर कहता हो कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बात करवा सकता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर पाकिस्तान इसके लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? क्या ये सच में हालात को संभालने की कोशिश है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छिपा है? ये किसी भी तरह से साधारण कूटनीतिक कदम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड, उसकी नीतियां और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि ऐसी नहीं रही है कि उसे अचानक एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में देखा जाए। बल्कि पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है कि आखिर पाकिस्तान बीच में क्यों कूद रहा है। लेकिन अगर हम इस सवाल को थोड़ा ठहर कर और गहराई से समझने की कोशिश करें तो साफ दिखता है कि सिर्फ शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, जिसमें अपने हित, अपनी मजबूरियां और अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं। पाकिस्तान अचानक से मीडिएटर क्यों बनना चाहता है? क्या वो सच में हालात को संभालना चाहता है, या ये उसके लिए खुद को फिर से अहम साबित करने का कोई मौका है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब पाकिस्तान अमेरिका के लिए बेहद अहम हुआ करता था। तो आओ पहले वो समझ लेते हैं। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका की पूरी रणनीति का एक इंपॉर्टेंट की प्लेयर था। उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि अफगानिस्तान में चल रहे ऑपरेशन के लिए सप्लाई लाइन, लॉजिस्टिक्स और खुफिया जानकारी सब कुछ काफ़ी हद तक उसी पर निर्भर करता था। कराची से लेकर खैबर पास तक जाने वाला जो रास्ता था, एयरबेस की अवेलेबिलिटी जो थी और ज़मीन पर मौजूद नेटवर्क, इन सब ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया। अमेरिका के लिए ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक ऐसी मजबूरी भी थी, क्योंकि उस क्षेत्र में उसके पास इतने मजबूत विकल्प नहीं थे। इसके बदले में पाकिस्तान को भी बड़ा फायदा मिला। उसे सैन्य और आर्थिक सहायता मिली, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी अहमियत बढ़ी, और वो खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश करने में सफल रहा है जिसके बिना क्षेत्रीय स्थिरता संभव नहीं। लेकिन इस रिश्ते में हमेशा एक जटिलता भी रही, एक तरफ सहयोग, दूसरी तरफ अविश्वास। कई बार अमेरिका ने पाकिस्तान पर डबल गेम खेलने के आरोप लगाए, खास करके आतंकवादी नेटवर्क को लेकर।
लेकिन इसके बावजूद उसकी जरूरत बनी रही। फिर धीरे धीरे परिदृश्य बदलने लगा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया तो उसके साथ ही पाकिस्तान की रणनीतिक उपयोगिता भी कम होने लगी। अब वॉशिंगटन का ध्यान एक नए एरिया की तरफ शिफ्ट हो रहा था, इंडो पैसिफिक, जहां चीन का बढ़ता प्रभाव सबसे बड़ी चिंता बन चुका था। इस नई रणनीति में भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभर रहा था, एक ऐसा देश जिसकी आर्थिक क्षमता, सैन्य ताकत और क्षेत्रीय स्थिति तीनों ही अमेरिका के लिए ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद लग रहे थे। इस बदलाव का असर पाकिस्तान पर साफ साफ दिखने लगा। जो देश कभी अमेरिका की नीतियों के केंद्र में था, वो धीरे धीरे किनारे होता गया। आर्थिक सहायता कम होने लगी, रणनीतिक संवाद का स्तर बदल गया और वैश्विक मंचों पर भी उसकी अहमियत पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती थी, वो खुद को फिर से प्रासंगिक कैसे बनाए। और यही वो वजह है जहां अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का ये मौका उसके लिए सिर्फ एक कूटनीतिक पहल नहीं बल्कि एक तरह का कमबैक बनकर सामने आया। यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान की नई रणनीति। जब किसी देश की अहमियत कम हो जाती है तो वह खुद को फिर से प्रासंगिक बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता एक ऐसा ही मौका है। यह एक ऐसा मंच है जहां वो खुद को फिर से एक जरूरी खिलाड़ी के रूप में पेश करना चाहता है। ये वो संदेश देना चाहता है कि भले ही अफगानिस्तान का अध्याय खत्म हो गया हो, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए वो अब भी अहम है। अब क्या है ना कि पाकिस्तान का जी ऐसे नहीं मचल रहा है, उसने खट्टी टॉफी खाई। तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। खट्टी टॉफी खिलाई किसने है? ईरान ने। वो भी बताता हूँ, सुनो। ये भी एक अलग ही कहानी है। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कागज पर भले एक सीधी रेखा लगी, लेकिन जमीन पर ये जो इलाका है ये बेहद जटिल और अस्थिर, खास करके बलूचिस्तान का क्षेत्र, जहाँ पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान इलाका मिलता है। दशकों से असंतोष, उग्रवाद और राज्य विरोधी गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ रहने वाले बलूच समुदाय की अपनी शिकायतें हैं, अपने राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे हैं, और इन्हीं कारणों से दोनों देशों को समय समय पर अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने इस बॉर्डर के प्रॉब्लम को और ज़्यादा उजागर किया। कभी ईरान ने अपने इलाके में सक्रिय आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की तरफ आरोप लगाए कि ये समूह सीमा पार से आते हैं, तो कभी पाकिस्तान ने यही शिकायत ईरान के खिलाफ की। 2024 की शुरुआत में तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि ईरान ने पाकिस्तान के भीतर जाकर आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन हमले कर दिए, और जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर प्रिसाइजन स्ट्राइक्स किए थे। कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा कि दोनों पड़ोसी देश सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि बाद में कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हुई और स्थिति को संभाल लिया गया। इसके अलावा इस पूरे इलाके में तस्करी, हथियारों की आवाजाही और छोटे छोटे उग्रवादी संगठनों की मौजूदगी लगातार एक चुनौती बनी रहती है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो ये पूरा क्षेत्र एक तरीके से फ्लैश पॉइंट बन सकता है। सीमाएं और ज़्यादा अस्थिर हो जाएंगी, उग्रवादी समूह और सक्रिय हो सकते हैं, और पाकिस्तान को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ बाहरी दबाव, दूसरी तरफ आंतरिक अस्थिरता। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सिर्फ एक दूर की कूटनीति समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरा है जो सीधे उसकी ज़मीन, उसकी सुरक्षा और उसकी आंतरिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब वो मध्यस्थता की बात करता है तो उसमें सिर्फ कूटनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट सिक्योरिटी कंसर्न भी शामिल होता है। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में आग लगे, क्योंकि उस आग की लपटें सबसे पहले उसकी तरफ पहुंचेंगी। इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता खुले, ताकि हालात नियंत्रित किया जा सके। अब मामला यहीं तक रहता तो भी ठीक था, लेकिन पाकिस्तान तो वो हारमोनियम बजा रहा है जो उसके आकाओं ने उसे दिया था, लेकिन बीच बीच में इधर उधर भी निकल जाता है। क्या मतलब है इसका, समझोगे? समझाता हूँ, चलो। मामला चिल्लर से जुड़ा, ध्यान से सुनना। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है वो भयावह है। विदेशी मुद्रा भंडार जो उसका है कई बार इतना नीचे चला गया कि कुछ हफ्तों के आयात तक का भरोसा नहीं था। पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरता जा रहा, जिससे आयात महंगे होते गए और आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल।
पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, बिजली के बिल आसमान छूने लगे और खाने पीने की चीज़ों तक पर महंगाई का असर साफ साफ दिखने लगा। इस स्थिति की जड़ में कई कारण हैं। एक तरफ पाकिस्तान का विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया। चीन, सऊदी अरब, यूएई और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिए कर्ज की किस्तें और ब्याज चुकाना ही एक बड़ी चुनौती बनी। दूसरी तरफ उसका निर्यात उतनी तेजी से बढ़ा नहीं कभी, जिससे डॉलर की कमाई सीमित रहेगी, यानी डॉलर आया नहीं। नतीजा ये हुआ कि हर कुछ साल में पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाना पड़ा। आईएमएफ से मिलने वाला जो लोन होता है वो आसान नहीं होता। इसके साथ सख्त शर्तें जुड़ी होती, जैसे सब्सिडी कम करना, टैक्स बढ़ाना और सरकारी खर्चों में कटौती करना। इन फैसलों का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी बढ़ता है। ऐसे माहौल में सिर्फ आर्थिक सुधार करना ही काफी नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा बनाना भी उतना ही जरूरी है। इन्वेस्टर तभी पैसा लगाते हैं जब उन्हें लगता है कि देश स्थिर है, उसकी नीतियां स्पष्ट हैं। पाकिस्तान के सामने यही चुनौती है। उसे न सिर्फ पैसा चाहिए बल्कि विश्वसनीयता भी चाहिए, और यही वो जगह है जहां कूटनीति एक टूल की तरह काम आता है। अमेरिका और ईरान जैसे दो बड़े विरोधी देशों के बीच मध्यस्थता करना पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि अपनी छवि को बदलने की कोशिश भी है। वो ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ समस्याओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि समाधान का हिस्सा भी बन सकता है। अगर वो खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर पाता है जो क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे रहा है, तो इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेहतर एक्सेप्टेंस मिल सकती है। इसका सीधा असर इकोनॉमी पर भी पड़ता है, चाहे वो आईएमएफ के साथ बातचीत हो, विदेशी निवेश हो या अन्य देशों से मिलने वाली मॉनेटरी हेल्प। अब पाकिस्तान के भिखमंगेपने पर तो बात हो ही गई। अब आते हैं उस बात पर कि पाकिस्तान ने खुद को जिसके हाथों गिरवी रखा है, उसका इसमें क्या रोल है। सुनते जाओ, मजा है। पिछले एक दशक में चीन और पाकिस्तान के रिश्ते गहरे रणनीतिक साठगांठ में बदल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जाता है। अरबों डॉलर का निवेश, सड़कें, रेल नेटवर्क, पावर प्लांट्स और सबसे अहम वाटर पोर्ट, ये सब सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल विजन का हिस्सा है। चीन के लिए पाकिस्तान हिंद महासागर तक पहुंच बनाने का एक सीधा रास्ता है। वाटर पोर्ट के जरिए चीन को अरब सागर तक पहुंच मिलती है, जिससे उसकी एनर्जी सप्लाई लाइनों पर निर्भरता कम होती है, खास करके मलक्का स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट्स पर। यानी अगर कहीं भी समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ता है, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के जरिए चीन के पास एक वैकल्पिक रास्ता हमेशा मौजूद रहे। इसलिए चीन पाकिस्तान में सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा है, बल्कि वो अपनी वहां रणनीतिक मौजूदगी भी बना रहा है। अब इस तस्वीर में ईरान को जोड़िए। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार वाले देशों में से एक है, और चीन उसकी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा खरीदार। हाल के वर्षों में चीन और ईरान के बीच 25 साल का एक व्यापक रणनीतिक समझौता भी हुआ, जिसमें ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश जैसे कई क्षेत्र शामिल। यानी चीन के लिए ईरान सिर्फ एक एनर्जी सप्लायर नहीं है, बल्कि एक अहम रणनीतिक पार्टनर भी बनता जा रहा है। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ रखकर देखें, एक तरफ पाकिस्तान में चीन का भारी निवेश है और दूसरी तरफ ईरान के साथ उसकी बढ़ती साझेदारी, तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा युद्ध होता है, तो इसका सीधा असर चीन के इन दोनों फ्रंट्स पर पड़ेगा। ईरान में अस्थिरता का मतलब है एनर्जी सप्लाई पर खतरा, और पाकिस्तान में अस्थिरता का मतलब है सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स पर जोखिम। यानी ये एक युद्ध चीन के पूरे रीजनल प्लान को हिला सकता है। यहीं पर पाकिस्तान की भूमिका को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की बात करता है, तो यह सिर्फ उसकी अपनी सुरक्षा या आर्थिक ज़रूरत तक नहीं रह जाता, बल्कि उस ढांचे, उस बड़े ढांचे का हिस्सा बन जाता है जिसमें चीन भी गहराई से जुड़ा हुआ है। चीन खुद सीधे अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनकर सामने नहीं आ सकता, क्योंकि उसके अपने ग्लोबल राइवलरीज हैं और यह खुले तौर पर इस तरह की भूमिका लेने से बचता भी है। लेकिन पाकिस्तान, जो उसका करीबी साझेदार है, उसके लिए यह काम एक सुविधाजनक माध्यम बन सकता है। यानी पाकिस्तान यहाँ सिर्फ एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर नहीं है, बल्कि एक तरीके से एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जहाँ बड़ी शक्तियाँ अपने अपने हितों के हिसाब से चालें चल रही हैं। चीन के लिए सबसे ज़रूरी है स्थिरता। उसे ऐसा माहौल चाहिए जहाँ उसके निवेश सुरक्षित रहे,
उसकी एनर्जी सप्लाई बाधित ना हो और उसके प्रोजेक्ट्स बिना रुकावट के आगे बढ़ते रहें। अगर पाकिस्तान की मध्यस्थता इस स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है तो यह चीन के लिए एक बड़ा फायदा है, चाहे वो सीधे सामने आए या नहीं आए। इसलिए जब हम पाकिस्तान की इस मध्यस्थता को देखते हैं तो इसे सिर्फ एक देश की पहल के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा है जहां हर कदम के पीछे कई स्तरों पर सोच और योजना काम कर रही है। पाकिस्तान अपनी मजबूरियों और महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे खड़ी ताकतें और उनके हित इस पूरी कहानी को और जटिल बना देते हैं। यही वजह है कि ये पूरा घटनाक्रम एक मल्टी लेयर्ड पावर गेम बन जाता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो भारत क्या कर रहा है? अब अगर हम इस पूरी स्थिति को भारत के नज़रिए से देखें तो ये एक ऐसा संकेत है कि इसे गंभीरता समझने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरीके से अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत किया है, भारत आज सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जिसकी आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक विश्वसनीयता और रणनीतिक सोच तीनों को दुनिया गंभीरता से लेती है। उसकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में उसकी पकड़ मजबूत हुई है और यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश जो पहले दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को एक अहम कड़ी मानते थे, अब भारत को एक ज़्यादा स्थिर, भरोसेमंद और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखते हैं। इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। क्वाड जैसे मंचों पर उसकी सक्रियता ये दिखाती है कि वो सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन में भी एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अचानक एक नई कूटनीतिक भूमिका में खुद को पेश करने लगता है, खास करके अमेरिका और ईरान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, तो भारत के लिए एक हल्की फुल्की चुनौती जरूर बनती है, भले ही वो तुरंत और सीधे तौर पर दिखाई न दे। भारत की सबसे बड़ी ताकत यहाँ उसका संतुलन है। बहुत कम देश ऐसे हैं जो एक साथ अमेरिका और ईरान दोनों के साथ सार्थक रिश्ते बनाकर रख पाते हैं। भारत ने यह संतुलन बड़ी सावधानी से बनाया है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडो पैसिफिक में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों को पूरी तरह टूटने नहीं दिया। यह संतुलन आसान नहीं था, खास करके उस समय पर जब ईरान पर अमेरिका प्रतिबंध लगाए हुए थे, लेकिन भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित रास्ता अपनाया। चाबहार बंदरगाह इस रणनीति का सबसे सटीक उदाहरण है। यह भारत की कनेक्टिविटी विजन का एक हिस्सा है। इसके जरिए भारत सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बना सकता है, बिना पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर हुए। यह एक तरीके से भारत का जवाब भी है। जहां पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर कनेक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहता है, वहीं भारत वैकल्पिक रास्ते बनाकर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को मजबूत कर रहा है। अब अगर इस पूरी तस्वीर में पाकिस्तान की नई भूमिका को जोड़ें तो मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। अगर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच एक मीडिएटर के रूप में खुद को स्थापित कर पाता है तो वो इस स्थिति का इस्तेमाल अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए करेगा, जो कि होता हुआ दिख नहीं रहा। वो खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश करेगा जो न सिर्फ क्षेत्रीय समस्याओं को समझता है बल्कि उनके समाधान में भी भूमिका निभा सकता है। इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज़्यादा महत्व मिल सकता है, जैसा मैंने पहले बताया, और वो धीरे धीरे एक रिलेवेंट प्लेयर के रूप में अपनी जगह फिर से बनाने की कोशिश करने लगेगा। भारत के लिए चुनौती यहाँ ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, बल्कि ये है कि इस बदलते परिदृश्य में अपनी बढ़त को कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। अगर एक देश पीछे हटता है तो दूसरा उसकी जगह लेने की कोशिश करने लगता है। पाकिस्तान की ये जो पहल है उसी कोशिश का हिस्सा है, लेकिन फर्क यहाँ रणनीति का है। जहाँ पाकिस्तान एक मौके को पकड़कर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत अपनी स्थिति को इस तरह मजबूत कर रहा है कि उसे किसी एक मौके पर निर्भर न रहना। यही वजह है कि भले ही पाकिस्तान की यह मध्यस्थता चर्चा में हो, लेकिन भारत की स्थिति ज़्यादा स्थिर और दीर्घकालिक नजर आती है। अमेरिका और ईरान दोनों इस बात को जानते हैं, पाकिस्तान की नीतियां अक्सर स्थिर नहीं होती और उसकी आंतरिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसलिए भले ही पाकिस्तान एक मध्यस्थ के रूप में सामने आ रहा हो, लेकिन उसे पूरी तरीके से भरोसेमंद मानना दोनों देशों के लिए आसान नहीं है। और इसका असर दिखा भी। इस्लामाबाद टॉक फेल हो गया। इधर इस्लामाबाद टॉक फेल हुआ, उधर ट्रंप भाई ने मोदी जी को फोन मिला दिया। अचानक खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया है और उनसे
फोन पर 40 मिनट तक बातचीत भी की। और बातचीत ये सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता की नहीं थी, बल्कि सीधे ईरान के साथ चल रहे टकराव, हॉर्मुज स्ट्रेट और पूरे क्षेत्र की स्थिति पर। अब यहाँ ठहर कर सोचना जरूरी है, अचानक ऐसा क्या हुआ हो कि अमेरिका को भारत से इतनी लंबी और गंभीर बातचीत करनी पड़ी? क्या यह सिर्फ एक अपडेट कॉल था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा बदलाव छिपा हुआ है? अगर पाकिस्तान इस समय खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, तो फिर अमेरिका सीधे भारत से क्यों बात कर रहा है? क्या ये इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ एक चैनल पर निर्भर नहीं रहना चाहता, या फिर यह भरोसे का सवाल है? क्या वाशिंगटन को लगता है कि इस पूरे संकट में भारत एक ज़्यादा स्थिर और भरोसेमंद साझेदार हो सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान की वो भूमिका जिसे वो अपने लिए एक्सक्लूसिव स्पेस मान रहा था, क्या धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है? एक और संभावना ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या ये कॉल एक तरीके का अलाइनमेंट चेक था? क्या अमेरिका ये समझना चाहता है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत किस तरीके का रुख अपनाएगा? क्योंकि भारत इस पूरे मामले में कहीं भी सीधे टकराव का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी स्टेक्स बहुत बड़ी हैं, खास करके जो ऊर्जा, एनर्जी सुरक्षा और समुद्री रास्तों को लेकर के। ऐसे में क्या अमेरिका भारत को एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में देख रहा है, एक ऐसा देश जो सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभा सकता है? अब जरा इसे पाकिस्तान के नज़रिए से देखिए तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। क्या इस कॉल को इस्लामाबाद एक वार्निंग के रूप में देखेगा कि जिस जगह को वह अपनी कूटनीतिक ताकत मान रहा था, वहीं अब एक दूसरा और ज़्यादा मजबूत खिलाड़ी भी आ चुका है? या फिर पाकिस्तान इसे एक अलग तरीके से समझेगा कि वो अभी भी ग्राउंड लेवल मीडिएटर बना रह सकता है, जबकि भारत हाई लेवल स्ट्रैटेजिक बातचीत का हिस्सा बने? लेकिन अगर ऐसा होता है तो लंबे समय में किसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी, जो बीच में बैठकर बातचीत करवा रहा है या जो सीधे बड़े फैसलों का हिस्सा बन रहा है? आगे क्या हो सकता है, ये भी अपने आप में कई सवाल छोड़ता है। क्या अमेरिका आने वाले समय में एक साथ दो ट्रैक पर काम करेगा, पाकिस्तान के जरिए बैक चैनल बातचीत और भारत के साथ सीधे रणनीतिक समन्वय? क्या भारत धीरे धीरे इस पूरे संकट में एक बड़ा रोल लेने की तरफ बढ़ सकता है, कम से कम उन मुद्दों पर जो उसके लिए सीधे उससे जुड़े हुए, जैसे एनर्जी सप्लाई और समुद्री सुरक्षा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका के पास भारत जैसा एक भरोसेमंद विकल्प मौजूद है, तो क्या पाकिस्तान की मध्यस्थ वाली भूमिका लंबे समय तक टिक पाएगी? अब अगर इस पूरी कहानी को अगर थोड़ा दूर खड़े होकर वाइड फ्रेम में देखें, एक तरफ पाकिस्तान है जो इस पूरे संकट को एक मौके की तरह देख रहा है, एक ऐसा मौका जहां वो तेजी से कदम उठाकर खुद को फिर से रिलेवेंट साबित कर सके, और दूसरी तरफ भारत है जो हर कदम सोच समझकर धीरे धीरे उठाता जाता है। पाकिस्तान की रणनीति को ध्यान से देखें तो उसमें एक तरह की जल्दीबाजी साफ दिखती है। ये जल्दीबाजी यूं ही नहीं है, इसके पीछे उसका मौजूदा दबाव है। आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होती अहमियत और लगातार ये एहसास कि वो ग्लोबल कन्वर्सेशन से थोड़ा बाहर होता जा रहा है। ऐसे में जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो पाकिस्तान इसे एक एंट्री पॉइंट के रूप में देखता है। वो तुरंत सक्रिय होता है, बातचीत की पेशकश करता है, खुद को बीच में लाने की कोशिश करता है ताकि दुनिया का ध्यान उसकी तरफ जाए। इस पूरे ड्रामा को कहते हैं हाई विजिबिलिटी स्ट्रेटेजी। यहाँ लक्ष्य ये होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान और पहचान हासिल की जाए। पाकिस्तान जानता है कि अगर वो इस समय खुद को एक ज़रूरी कड़ी के रूप में स्थापित कर पाता है तो उसे कई तरीके के फायदे मिल सकते हैं, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, कूटनीतिक समर्थन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी वापसी। इसलिए वो ऐसे कदम उठाता है जो तुरंत हेडलाइन बने। लेकिन इस तरह की रणनीति के साथ एक बड़ा जोखिम भी जुड़ा होता है। जब आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं तो आपके पास गलतियों की गुंजाइश भी कम होती है। अगर पाकिस्तान इस मध्यस्थता में कोई ठोस परिणाम नहीं ला पाता या दोनों पक्षों का भरोसा पूरी तरह से जीत नहीं पाता तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। लोग ये कहना शुरू कर सकते हैं कि सिर्फ दिखावा कर रहा है या वो इतनी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार ही नहीं। यानी जितनी तेजी से वो ऊपर उठ सकता है उतनी ही तेजी से उसकी साख को नुकसान भी हो सकता है, और वो भी रहा है। यही वो जगह है जहाँ भारत की रणनीति बिल्कुल अलग नजर आती है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी जल्दीबाजी करता हुआ नहीं दिखता। वो अचानक खुद को मध्यस्थ घोषित नहीं करता, न ही बातचीत में खुद को केंद्र में लाने की कोशिश करता। इसके बजाय वो अपनी मौजूदा ताकतों को मजबूत करने पर ध्यान देता है। भारत की सोच ये है
कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपको हर मौके पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे दूसरे देश खुद आपको उस भूमिका में देखने लगते हैं। यही वजह है कि जब बड़े मुद्दों पर बातचीत होती है तो भारत अपने आप उस दायरे में शामिल हो जाता है। ट्रंप का पीएम मोदी को कॉल करना अपने आप में ये चीज़ साबित करता है। अब कुल मिलाकर पाकिस्तान तो अपनी साख बचाने में लगा हुआ है और ये साबित करने में भी कि वो एक भरोसेमंद प्लेयर है, लेकिन स्थिति अभी भी उसके पक्ष में जाता नहीं दिखता। भारत के लिए ये पूरी स्थिति में सबसे जरूरी बात यही है कि वो इसे समझे, लेकिन इसे लेकर किसी तरीके की घबराहट या जल्दीबाजी प्रतिक्रिया न दे। भारत की ताकत हमेशा उसकी संतुलित और दीर्घकालिक रणनीति ही रही है और इस समय भी वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे अपने मौजूदा रास्ते पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, अपने आर्थिक आधार को मजबूत करना, अपने कूटनीतिक रिश्तों को गहराई देना और अन्य क्षेत्रों में निवेश करना जो उसे भविष्य में और सक्षम बनाते हैं। क्योंकि असल में जियोपॉलिटिक्स सिर्फ इस बात का खेल नहीं है कि कौन कब आगे जाता है या कौन कब आगे आता है, बल्कि इस बात का भी खेल है कि कौन कितनी देर तक टिकता है और अपनी स्थिति को कितनी मजबूती से बनाए रखता है। कुछ देश मौके देखकर तेजी से आगे आते हैं तो कुछ देश चुपचाप अपनी नींव को इतनी मजबूत कर लेते हैं कि उन्हें हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे अहम समझ है। दुनिया में हर देश अपने अपने चाल चल रहे हैं, लेकिन असली बढ़त उसी को मिलती है जिसकी रणनीति सिर्फ तेज नहीं बल्कि गहरी, संतुलित और लंबे समय तक टिक कर चलने वाली होती है। मेरा नाम है करुणेश, आप देख रहे थे बजर बट्टू दुनिया का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है द्रोण दृष्टि।